नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे या देखे होंगे थंबनेल में, मैं बात कर रहा हूं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। ठीक है। जैव रसायन की बात हम लोग करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। ठीक है। सारे वीडियो का आकलन, ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। और कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट वीडियो। आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी की बात करें तो ये सिर्फ एक द्रव्य मात्रा है। ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण पृथ्वी का अस्तित्व है, अर्थ का अस्तित्व है, तो वो होता है एनर्जी या ऊर्जा। मतलब पूरे ब्रह्मांड दो भाग में बटा हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा में। ठीक है ना, द्रव्य और ऊर्जा में। इस द्रव्य और ऊर्जा का मिला जुला रूप, ठीक है ना, द्रव्य और ऊर्जा का मिला जुला रूप आपको दिखाई देता है सभी प्रकार की जीवित और निर्जीव वस्तुओं में, जीवित और निर्जीव पदार्थों में। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित पदार्थ होते हैं, मतलब जो लिविंग मटेरियल होते हैं, ये होता क्या है। जो लिविंग मटेरियल होता है ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक या कार्बनिक। ऑर्गेनिक के अंतर्गत हम लोग को देखने में आता है या हमें मिलता है ऑर्गेनिक में, ये होता है H2O, पानी, वाटर, और जितने भी प्रकार के मिनरल या खनिज लवण आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक ऐसे ही ऑर्गेनिक में क्या क्या आएंगे, लाइक एस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया लिविंग का, और इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक। तो लिविंग मटेरियल की जब बात करते हैं हम लोग, जीवित पदार्थ की बात करते हैं, तो जीवित पदार्थ किससे किससे मिलकर बना होगा, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और फेरस नामक रासायनिक तत्व से मिलकर बना हुआ रहता है। सभी जीवों में आपको इसका संगठन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवित प्राणियों के रासायनिक संगठन, संरचना और उसमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करें तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवित प्राणियों के रासायनिक संगठन, संरचना और उनमें होने वाली विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करें तो वो बायोकेमिस्ट्री बन जाता है, जैव रसायन बन जाता है। ठीक है। ये समझ में आया होगा। महत्व के बारे में बात करते हैं तो जीव की रासायनिक संरचना और उनकी जैविक क्रियाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। रोगी जंतुओं की चिकित्सा में कर सकते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, परिरक्षण में कर सकते हैं। उससे संबंधित रासायनिक विधियों का ज्ञान हम बढ़ा सकते हैं। अपना फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो दूसरे एनिमल्स है उसके लालन पालन पोषण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नई मेडिसिन, ड्रग्स का आविष्कार कर सकते हैं। वंशानुगत रोगों के निदान में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है जैव रसायन का। कभी कभी एग्ज़ाम में इसके इम्पोर्टेंस भी पूछ देते हैं, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ इम्पोर्टेंस। जो अभी इम्पोर्टेंस मैंने बताया है वो इम्पोर्टेंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब मेरा मेन मकसद था इस वीडियो के पीछे, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, होता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। नॉर्मली सभी जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। ठीक है। इसमें स्पेशली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन होता है। ठीक है, कि यौगिक होते हैं। इन यौगिक में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को जो अनुपात होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, ये अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र की बात अगर करें तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है
CnH2OY, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इस सूत्र को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रकृति में हमेशा पेड़ पौधों में प्रचुरता में पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव का रासायनिक संगठन में भाग लेगा, ठीक है। कुछ सैकेराइड, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम आपने पढ़ा होगा, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ठीक है। सुक्रोज C12H22O11, स्टार्च C6H10O5, और इसके बहुलक के रूप में आपको स्टार्च देखने को मिलते हैं। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया सुक्रोज, ये हो गया स्टार्च, ठीक है, ठीक है। ये तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अणु के समान होने के कारण इनका नाम कार्बन के हाइड्रेट के आधार पर पड़ा है। इसको हम कार्बन के हाइड्रेट भी कह सकते हैं, लेकिन बाद में जब हम देखें, बाद में जब केमिस्ट्री आगे बढ़ता है तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे थे जैसे रैमनोज वगैरह और रैमनोज हेक्सोज में, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में नहीं पाया गया, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं, जैसे नाम अभी मैंने बताया, रैमनोज C6H12O5, और एक है रेमनोहेक्सोस। ये जो रेमनोहेक्सोस है C7H14O6, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू 2:1 में नहीं पाई गई, ठीक है। कुछ यौगिक जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में मिलता है, ठीक है। इसमें नहीं पाया गया, ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे CH2O फॉर्मल्डिहाइड, C2H4O2 एसिटिक एसिड, और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में हम लोग लेते हैं लैक्टिक एसिड को लेते हैं, ये लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसमें इन तीनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू 2:1 में मिल जाती है, लेकिन इनके गुण कार्बोहाइड्रेट यौगिक से बिल्कुल अलग है। अब कार्बोहाइड्रेट शब्द का केवल उन यौगिकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हैं, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट शब्द का प्रयोग कब करेंगे, जो मेनली क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स होगा। क्या होगा, कीटोन्स होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का हम जल अपघटन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता क्या है, वर्गीकरण क्या होता है। भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, असल में लिख दूँ इसको, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शुगर्स और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नॉन शुगर्स। शुगर्स में क्या क्या आते हैं आपको पता है, इस वर्ग में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे जो मीठे होंगे, क्रिस्टलीय और जल में अत्यंत विलेयशील होंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एट्सेट्रा, ठीक है। नॉन शुगर में क्या आता है, अर्धशर्करा में क्या क्या आएगा, ये जो होगा ये टेस्टलेस, स्वादहीन होगा, अक्रिस्टलीय होगा, जल में अविलेय होगा, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन एट्सेट्रा, ठीक है। आप ये जो है ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन है, जल में अविलेय है, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग कहें, अगर मैं इसको पहला मानूँ, दूसरा अगर मैं कहूँ कि आणविक संरचना के आधार पर, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, तो इसके जो टाइप्स मिलेंगे वो मिलेंगे, जैसे एक होता है मोनोसैकेराइड्स,
मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स कहने का मतलब है सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें 9 कार्बन परमाणु आपको देखने को मिल सकते हैं तक हो सकते हैं। जल अपघटित, इनके और छोटे अणु में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। प्राय स्वाद में मीठी, जल में विलय होता है। कुछ मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें मिलेगा आपको फ्रक्टोज तो देखे होंगे, C6H12O6 ये फ्रक्टोज है, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल में जाऊँ तो ग्लूकोज तो जानते होंगे, ग्लूकोज ये हो गया ग्लूकोज। दोनों का अणुसूत्र सेम लेकिन संरचना सूत्र दोनों का अलग बनता है, याद रखना, ठीक है। और एक होता है जाइलोस, C5H10O5 ये होता है जाइलेस जे लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, जाइलोज बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसमें कीटोनिक समूह होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइड समूह होगा और इसमें कीटोनिक समूह होगा। इसमें एल्डिहाइड और इसमें कीटोनिक समूह होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया मोनोसैकेराइड, समझ में आया। दूसरा आता है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा आपको मिलेगा मोनोसैकेराइड के बाद में होता है दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जल में विलय होगा, मीठी होगा, क्रिस्टली शर्करा होगा। संरचना मोनोसैकेराइड्स के 2 3 4 अणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। 3 प्रकार के होंगे ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। इसके और सब टाइप्स मिलेंगे और वो सब टाइप्स क्या क्या हैं वो ज़रा देखिए तो, ठीक है। इसमें क्या क्या सब टाइप्स मिलेंगे। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड्स, जिसका जल में अपघटन करने पर 2 अणु देता है। जैसे हम C12H22O11 ये क्या है, ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, ठीक है। मान लो ये C12H22O11 है, ये सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो ये क्या बनाता है, 2 6 6H12O6 बनाता है, ऐसा ये बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ऐसा कवर कर देता हूँ ताकि ये अलग रहे, ये ऐसा, ठीक है, इधर का अलग, ताकि मैं पूरा स्पेस यूज़ कर पाऊँ। समझ में आ गया होगा। ये सुक्रोज है, जल अपघटन करते हैं तो 2 हमको किसके अणु मिलते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स के अणु मिलते हैं, इसलिए डाइसैकेराइड, ठीक है। दूसरे मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरे में अगर मैं कहूँ ये होता है ट्राइसैकेराइड्स कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे शर्करा के अणु होते हैं जिसको हम जल में अपघटित कर दें तो उसके 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण है रैफिनोज, ये है रैफिनोज, क्या है रैफिनोज, ठीक है। इसका हम जल में अपघटन तैयार करते हैं तो हमें मिलता है 3 मोनोसैकेराइड, क्या मिलता है 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। ये मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त हुए, ठीक है। समझ में आएगा, यह ट्राइसैकेराइड हुआ, ठीक है। इसी में एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रासैकेराइड, ठीक है। टेट्रासैकेराइड में क्या होगा, जल अपघटन करने पर 4 अणु देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टैकियोज, इसका फार्मूला होता है C24H42, सुने भी होंगे आपने इसको, ठीक है। समझ में आ गया। इसका अगर हम जल अपघटन करते हैं तो ये देता है 4 मोनोसैकेराइड देगा। कितना मोनोसैकेराइड देता है, 4 मोनोसैकेराइड देगा। लेकिन जब 4 से ज़्यादा हो जाए, मोनो ओलिगो के अलावा तीसरे नंबर में आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा C नंबर में ब्लू कलर पॉलीसैकेराइड। क्या मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, अधिक अणुभार वाली शर्करा होगी। जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के काफ़ी ज़्यादा अणु उत्पन्न होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीसैकेराइड्स के रूप में होता है। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन जो होता है ये पॉलीसैकेराइड्स के रूप में होते हैं। N, ठीक है, N अणुओं की संख्या को दर्शाता है। सॉरी जल अपघटन तैयार करते हैं आप तो आपको मिलता है कई मोनोसैकेराइड। समझ में आ गया,
कई मोनोसेकेराइड मिलते हैं, एण अणु बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। कई मोनोसेकेराइड आपको प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ये क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेता कि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिले। थैंक यू सो मच।